नमस्कार। साइबर दुनिया के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। एक लंबे समय बाद मुलाकात, और वो भी एक ऐसे दर्दनाक हादसे के वक्त। उम्मीद नहीं थी कि इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे, लेकिन कश्मीर में आतंकियों का एक इतना बड़ा हमला हुआ जिसने उस हमले की याद को पीछे छोड़ दिया, जो 40 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की शहादत का था। उस 14 जनवरी को हुए 2019 के हमले के बाद ये इतना बड़ा हमला पहला है जिसमें आतंकियों ने पहलगाम में छुट्टियां मना रहे भारतीय पर्यटकों पर गोलियां चलाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहले इस बात की तस्दीक की कि वो सभी जो पर्यटक हैं वो हिंदू हैं। हालांकि हमले की डिटेल्स अभी आ रही हैं, और जब ये बातचीत होगी तब तक ये सारी डिटेल्स आ चुकी होंगी। 26 के करीब लोगों की मृत्यु की लगभग पुष्टि हो चुकी है, यानी उन लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक फ़ोटो शायद बहुत लंबे समय तक लोगों के जहन पर बसा रहेगा। हालांकि हर आदमी जो भी मरा उसकी ज़िंदगी लगभग उतनी ही कीमती है जितनी उस नौजवान की जिसकी नौजवान की लाश पर उसकी पत्नी बराबर में बैठी है। वो बिल्कुल हताश निराश है। जो हनीमून मनाने आए हुए एक जोड़े में से एक पत्नी वहाँ जिंदा है, और पति की उन आतंकियों की गोली से मौत हो गई। कश्मीर को लेकर अभी कुछ दिन पहले जब देश के गृह मंत्री ने वहाँ का दौरा किया था, तो ये भी कहा था कि कश्मीर में अब आतंक आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन आतंकियों ने इतने बड़े हमले के बाद ये साबित किया कि सरकार का ये आकलन गलत है। कश्मीर में आतंक को समाप्त मान लेना या ये करना कि समाप्त हो गया है, ये एक सतही आकलन हो सकता है, क्योंकि कश्मीर की समस्या सिर्फ और सिर्फ कोई सतह पर बैठी हुई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप एक जाले से साफ कर सकें। ये एक गहराइयों में बैठी हुई एक समस्या है जिसके लिए न केवल एक सरकार बल्कि पूरे राष्ट्र को एक साथ होकर सोचना होता है। जब से 370 हटी या 35A हटा, उस वक्त जब हम लोग कश्मीर में इस घटना को कवर कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि अभी आपने देखा नहीं है, यहाँ से हज़ारों लोग निकलेंगे और पूरे देश में आतंकी हमले करेंगे। लेकिन सरकार की सक्रियता से, सरकार के एक बेहतर मैनेजमेंट से, जो एंटी टेररिज्म मैनेजमेंट था, उससे ये संभव नहीं हो पाया, और लोग जो आतंकी बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे वो फेल हुए थे। लेकिन आज की तारीख में इस हमले ने एक बार फिर ये बताया कि आतंक वहाँ के अंदर सिर्फ न केवल मिट्टी में है बल्कि उसकी गहराई में धंसा हुआ है, और पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज ये जब आतंकी हमला हुआ, उससे सिर्फ 4 दिन पहले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर ने एक स्पीच दी जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर हमारी जुगलर वेन थी, जुगलर वेन है और जुगलर वेन रहेगी। वो इशारा उस समय भी कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, यहाँ तक कि कुछ इंटेलिजेंस जो अधिकारी हैं, जो रिटायर हैं अब, जिन्होंने लंबा समय तक कश्मीर में काम किया, उनका भी इशारा ये था कि अब जल्दी ही पाकिस्तानी सेना की ओर से प्रोत्साहित किए हुए ओवरग्राउंड वर्कर, यानी वो आतंकी जो हाइब्रिड मोड में रहते हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं तब वो आम आदमी बनकर घुले मिले रहते हैं आम समाज में, और जब उनको सीमा पार से आदेश या निर्देश मिलता है वो हथियार लेकर निर्दोष लोगों की जान लेने में लग जाते हैं। ये हमला बिल्कुल पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की कही हुई बात को तस्दीक करते हुए दिख रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं। यहाँ आतंकियों ने उस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और कश्मीर में सामान्य हालत देखते हुए और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के बाद पिछले कुछ समय से कश्मीर में जो पर्यटन है उसके रिकॉर्ड टूट रहे थे। लोग लाखों की संख्या में कश्मीर में पहुंच रहे थे। यहाँ तक कि कश्मीर के एक नेता ने साफ तौर पर कहा कि ये कश्मीर पर एक सांस्कृतिक इन्वेजन है, यानी वो लोग जो इस राजनीतिक व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर
लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लाइन को टो करते हैं। वो इशारे भी कर रहे थे, और लेकिन सरकार का एक छोटा सा लापरवाहपूर्ण कदम या छोटी सी लापरवाही उन 26 लोगों की मौत का बायस बन गई। ये ज़रूर है कि सरकार को उस पूरे इलाके में, पहलगाम में बहुत जहाँ ये लोग थे उस तरफ कहा जा रहा है कि 2000 के करीब वहाँ काफ़ी मतलब जो लोग थे, जो पर्यटक वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन वहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। एक जवाब ये भी आ सकता है कि क्या चप्पे चप्पे पर क्या सरकार सुरक्षित कर सकती है, क्या अपने लोगों को तैनात कर सकती है, लेकिन जब आप एक ऐसे माहौल में टूरिज्म खोल रहे हो, जब आपने आतंकियों को सबसे बड़ी चोट दी हो, तब ऐसे में ये तो ज़रूर देखना ज़रूरी होता है, या ये लाजमी है कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चौकस हो, और कम से कम जो बाहर से आए हुए पर्यटक हैं उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जा सके। पाकिस्तान की ओर से ये आतंकी कब आए थे, इन आतंकियों ने कहाँ ट्रेनिंग ली थी, और इन आतंकियों का क्या होगा, ये तो आपको अगले 48 घंटे में पता चल जाएगा। देश के गृह मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसा अमूमन बहुत अरसे से नहीं देखा गया होगा कश्मीर में कि सीधा एक घटना हुई और उसके बाद गृह मंत्री गृह सचिव के साथ वहाँ पहुँच गए हों। उनके साथ बाकी सीनियर अधिकारी भी हैं, वो LG के साथ भी मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले में फिर एक बार जिस पर बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या कश्मीर में आतंक को जड़ से समाप्त करने की तरफ सरकार की जो कोशिशें हैं वो सही दिशा में है, या फिर कहीं ये सरकार भी कुछ कॉस्मेटिक बदलाव को ही असली बदलाव तो नहीं मान रही। क्योंकि जब पहले भी कहा जाता था कश्मीर में अलग अलग रंग चढ़ाए गए, कश्मीर के आतंक की ढाल बनने के लिए यहाँ दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों से लेकर कश्मीर का एक इकोसिस्टम था जो लगातार इस बात को कहता रहा कि कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीर में बहुत ही गरीबी है, कश्मीर में तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उस वक्त भी ये साफ था कि कोई भी जो बाकी राज्य है देश का, वो कोई कश्मीर से बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे, बल्कि कई राज्यों में तो कश्मीर से बुरे हालात थे, इसके बावजूद वहाँ आतंक नहीं था। लेकिन उस इकोसिस्टम ने इसको बदलाव के तौर पर दिया। किसी ने इसको सुरक्षा बलों की ज्यादतियों को कारण बताया, किसी ने उसको कुछ बताया। लेकिन अभी भी इस वक्त भी जब ये बात की जा रही थी तो इस केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा जोर था कि वहाँ पर्यटन के से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पहुँचने लगे हैं, कश्मीर को पैसा मिलने लगा है और हालात सामान्य हो गए। लेकिन सरकार यही भूल कर रही है कि कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी या जो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है उसकी कमी आतंक का आधार नहीं है। आतंक का आधार वो मदरसे हैं, वो जमात के खोले गए लोग हैं, जो जमात के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और जमात के खोले गए वो मदरसे हैं जिनमें ये लगातार कोचिंग दी जाती है, ये टीचिंग की जाती है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर नहीं है। कश्मीर का मुहाज एक इस्लाम पर है, इस्लाम धर्म पर आधारित है, और वो जिहाद मांगता है, वो एक लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान की सरकार से, जो हिंदू सरकार है उसका ये मानना है। आप लगातार अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से आने वाले उस नारे को, भले ही अभी आप नहीं सुन रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ज़रूर अभी नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन वो ख़त्म हो गया होगा ये भी संभव नहीं है। क्योंकि लंबे समय से अगर आप गौर करते हैं तो इस सरकार ने कुछ चीज़ों की तरफ उस तरह ध्यान नहीं दिया जिस तरह माना जा रहा था। एक तो वो तमाम सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कश्मीर में भागे गए कश्मीरी पंडित कब जाकर वहाँ ये महसूस करेंगे कि उनके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार हुआ है। न तो उनके केस खुले, यानी सरकार को ये चाहती तो एक सरकार इस बात की व्यवस्था ज़रूर करती कि उन केसेस की जांच की जाती है, एक SIT या वो बनाकर जो आतंकियों ने 90 के उसमें जब कश्मीर से पंडितों को भागना पड़ा था उस वक्त जो उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हुई थी, जिस तरह की जघन्य अपराध हुए थे जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भागे थे, एक तो वो केस सॉल्व होने चाहिए थे, वो नहीं हुए।
उन पर ना कोई केस हुआ, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कह दिया कि ये शायद पुराने हो गए, ये बहुत पुराने हो गए, अब इनकी जांच ज़रूरी नहीं है। ये कहने के बाद भी उसके साथ साथ ये तब कहा गया जबकि उससे 6 साल पहले दिल्ली में हुए जो सिखों के सामूहिक नरसंहार के लिए एक एसआईटी बनाई गई और उसकी जांच हुई। तो उससे उन तमाम आतंकियों को या आतंक समर्थकों को ये ताकत मिली कि ये सरकार भी उनके पुराने कारनामों को देखना नहीं चाहती, यानी एक तरह से उनकी तरफ से आंख मूंद रही है। और इसने फिर ये ताकत दी कि वो सिस्टम जिसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए था, आप देख रहे हैं कि हमारे जवान लगातार हमला कर रहे हैं, रोज़ जो आतंकी है उनको तलाशा भी जा रहा है, लेकिन ये विषबेल ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि इसकी जड़ कहीं और है। बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जिहाद की उस मूल भावना में है, जो बार बार उनको न केवल पाकिस्तान में बल्कि कश्मीर के मदरसों में भी पढ़ाया जाता है। इस पूरे मसले में वो जिन पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है वो शायद सरकार के उस पर फैसले पर शायद उनको लग रहा होगा कि हाँ अब वहाँ हालात सामान्य हैं, लेकिन आतंकियों की बंदूकें ठंडी नहीं हुई हैं। जैश, लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन के जो जाने पहचाने चेहरे थे, चूँकि पाकिस्तान FATF में यानी जो फाइनेंशियल उस पर जो जांच हो रही थी, जो उस पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगने थे, उससे बचने के लिए इन नए नए चेहरों के नाम ला रहा था। इसमें जिस TRF का नाम आ रहा है यानी द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम आ रहा है, वो एक लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिला जुला यानी सोल जेल स्टेट का आतंकी संगठन है, जो लगभग 2019 के बाद एक प्रकाश में आया था। और उस समय कई सारे एंटी फासिस्ट और गजवतुल हिंद इस तरह की कई सारी अलग अलग नामों से आतंकियों ने कई सारी तंजीमें बनाई थी, जबकि ये तंजीमें पुराने आतंकियों के गुट से सिर्फ एक चेहरा अलग करने की कवायद भर थी, क्योंकि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज अपना शिकंजा कस रही थी कि वो किस तरह से कश्मीर में आतंकियों को पैसा और आतंकी दोनों भेज रहा है। इस पर एक उससे बचाव के लिए इस तरह के नए आतंकी संगठनों के नाम दिए गए। अब अगर आप देखते हैं तो जिहाद के लिए जिस तरह से कश्मीर के युवाओं को लगातार मदरसों से प्रेरित किया जाता है, वो अभी कहीं कम नहीं हुआ। सरकार उस पर कितनी नकेल कसना में कामयाब हुई, ये सोचने की ज़रूरत है। इससे पहले सरकार इस बात पर सरकार को कहा जा सकता है कि एक उसकी पीठ थपथपाई जा सकती है कि उसने आतंकियों के फाइनेंशियल नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की और एक संख्या लगातार घटती चली गई। लेकिन ये एक बड़ा हमला, इस बार अभी तो खैर डिटेल्स आने शुरू होंगी कि इसके पीछे ये प्लान क्या था, क्या ये भारत सरकार को एक बार फिर से उकसाना है कि क्या वो पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी भारत के हिस्सों से इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर है कि सरकार इस घटना का जवाब दे और मुंह तोड़ जवाब दे और सिर्फ इसकर ये ना कहे कि निंदा ना करे। तो उस ऐसे वक्त में क्या पाकिस्तानी सेना अपनी सरकार की बिना जानकारी के ये कोशिश कर रही है कि वो भारत के साथ एक ऐसा तनाव तैयार करे जिसमें कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो इस वक्त रुक जाएं। इस पर एक दूसरा जो एक नैरेटिव अभी चल रहा है वो ये भी है कि इस पर अगर भारत सरकार बहुत ज़्यादा तकड़ा एक्शन लेती है या बहुत तकड़ा जवाब देती है तो उस पर उन लोगों का जो इस समय हिंदुस्तान के लिए वहाँ खड़े हुए, जिन्होंने कश्मीर में एक पूरी इस नए बदलाव को स्वीकार करके हिंदुस्तान सरकार के साथ चलने की जो नई कोशिश की है, उनके संबंधों में तनाव पैदा किया जा सके, क्योंकि कार्रवाइयाँ होंगी तो उसमें बहुत सारे लोगों को उठाया जाएगा। ये एक बार बार सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि कश्मीर में जो क्या पाकिस्तान की भूमिका 2019 में जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि वो ख़त्म हो गई थी क्या, लेकिन वो स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ समय की मोहलत ज़रूर मांगी थी। वो आतंकवाद से भारत ने कुछ समय की शांति खरीदी थी, जो
मुझे लगता है कि अब वो खत्म हो रही है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि आतंकियों ने किस तरह से जम्मू रीजन में लगातार एक के बाद एक हमले किए और सारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं सबका ध्यान उस तरफ था। और ये अब समझ में आ रहा है कि आतंकियों की ये एक टैक्टिस थी जो बिना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद के संभव नहीं होती, कि उन्होंने पहले ध्यान जम्मू कश्मीर में पूरी सुरक्षा एजेंसियों को उलझाया हिंदुस्तान की, और उसके बाद एक इतना बड़ा अटैक इस तरफ तैयार किया। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का वो बयान ज़रूर इस वक्त सबके जहन में है कि जो कलमे के आधार पर बनी हुई दो ही रियासतें, एक सऊदी अरब जहां इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बड़े समझौते करने वाले हैं, और दूसरी पाकिस्तान जो इसलिए परेशान है कि उसको भीख नहीं मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय समूह, लेकिन वो चाहता है कि भारत के साथ जो एक तनाव अगर क्रिएट किया जा सके और भारत उस पर एक हमला करे तो शायद बलूचिस्तान, सिंध और उसके अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलनों से अलग जनता एक साथ खड़ी हो। तो इस वक्त मुझे लगता है भारत सरकार के लिए तो बड़ी टाइट रोप पर चलने वाली स्थिति है, क्योंकि उसको जवाब भी देना है, जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए आतंकियों को न केवल मार गिराना है बल्कि उनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको नष्ट करना है। ये खिसियाहट के तौर पर भी कुछ अधिकारियों का मानना है जिनसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक खिसियाहट भी हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक अजनबी पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। पाकिस्तानी की फ़ौज के पास अपना चेहरा छिपाने के लिए नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई होनी थी। अंडरग्राउंड जो वर्कर हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इस समय भी है। कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ फाइनेंसिंग का ढांचा ही नहीं टूट रहा है, बल्कि उसके साथ साथ आतंकियों के उन अंडरग्राउंड जो उनके काडर है उस पर बड़े एक्शन की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया हमला है, जिसका जवाब उतना ही ज़बरदस्त होगा बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा होगा। इस बात के लिए चूँकि प्रधानमंत्री मोदी हैं ज़रूर सऊदी अरब में, लेकिन वो लगातार होम मिनिस्टर के साथ संपर्क में थे, और होम मिनिस्टर इस समय जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस वक्त मीटिंग के दो बड़े दौर निपटा चुके हैं, यानी वो एक बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है जो आप सबके साथ है, जो साझा और जिसको यहीं हम लोग छोड़ते हैं, कि क्या भारत सरकार आतंक के सोर्स को पहचानने में कामयाब है? क्या भारत सरकार वाकई उस सोर्स को ख़त्म करना चाहती है? और क्या इतनी कार्रवाइयाँ पर्याप्त हैं जितनी अभी हो रही हैं? इस सवाल पर यहीं आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। कल इसी मसले में मैं कुछ और जानकारियों के साथ आपके पास आऊँगा कि किस तरह से इस घटना से पहले अहले हदीस से जुड़े संगठन लश्कर-ए-तैयबा, देवबंद से जुड़े हुए, देवबंदी विचारधारा से जुड़े हुए जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वो मिलकर इस कश्मीर को दहलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, और कहां कहां सरकार थोड़ा सा लापरवाही कर रही है ये मानते हुए कि शायद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये हमला एक नींद से जागने जैसा है, एक सपने को तोड़ने जैसा है। और आखिर में उन 26 जिन लोगों की अभी तक मरने की खबर आ रही है उनके परिजनों के साथ एक संवेदना व्यक्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका यथोचित जवाब देगी। तब तक के लिए, कल तक के लिए अलविदा, नमस्कार।